जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था ये चैप्टर जिसमें मैंने आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बताया था या प्रकाश का तरंग सिद्धांत बताया था। इसके बाद तरंगाग्र बताया था और उसके प्रकार बताए थे। इस वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। अब हमारे पास टॉपिक है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये, पूछा जाता है ये। चलिए इसकी बात करेंगे अपन हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की। इन्होंने इस सिद्धांत में भी तरंग सिद्धांत की तरह ही कुछ अवधारणाएं दी हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं। वो पॉइंट क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये प्रकाश स्रोत है, बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत ले रहे हैं, बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत ले रहे हैं। यस, जाहिर सी बात है बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत होगा तो जो तरंगाग्र बनेगा वो गोलाकार तरंगाग्र बनेगा। किससे, कैसा तरंगाग्र बनेगा? गोलाकार तरंगाग्र। ठीक है, पढ़ चुके हैं गोलाकार तरंगाग्र। तो पूरा गोला नहीं बना रहा हूं मैं, ये आधा गोला बना दिया इसमें। इसी पर समान दूरी पर माध्यम के कुछ कण स्थित होंगे। यहाँ पर एक कण यहाँ पर मान लेते हैं, दूसरा कण यहाँ पर मान लेते हैं, तीसरा और चौथा कण यहाँ पर मान लेते हैं। ये कण समान दूरी पर स्थित है, यानी समान कला में कंपन कर रहे होंगे। तो इनका जो पृष्ठ बन रहा होगा वही कहलाता है हमारा तरंगाग्र और बन रहा होगा गोलाकार तरंगाग्र। चलिए देखिए ये कण हैं हमारे छोटे छोटे। अभी बताऊंगा ये क्या है। नाम देता कुछ भी, ए बी सी डी नाम दिया। इनको स्पर्श करते हुए एक आवरण या पृष्ठ खींच दिया जो इन छोटे छोटे गोलों को स्पर्श करते हुए जा रही है। इसको नाम दिया ए डैश, इधर नाम दिया बी डैश, इधर नाम दिया सी डैश, इसको नाम दिया डी डैश। अंदर वाला जो है वो कहलाता है प्राथमिक तरंगाग्र। प्राथमिक तरंगाग्र, प्राथमिक तरंगाग्र। ठीक है, बाहर वाला जो सतह खींची है इसको स्पर्श करते हुए वो कहलाता है द्वितीयक तरंगाग्र। द्वितीयक तरंगाग्र, बाहर वाला है द्वितीयक तरंगाग्र, अंदर वाला है प्राथमिक तरंगाग्र। और यह हमारा प्रकाश स्रोत है, बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत है। बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत, इससे प्रकाश किरणें निकल रही होंगी। बिंदुनुमा है तो जाहिर सी बात है जो तरंगाग्र बनेगा वो गोलाकार तरंगाग्र बनेगा। ये पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो अब हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो ये चित्र बना लेंगे इसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में। ठीक है, ये चित्र बन गया हमारे पास। अब इसमें लिखेंगे क्या, हाइगेंस ने क्या बताया है द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के। तो मैंने बोला कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ पॉइंट दिए हैं। वो पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है वो देखेंगे, वो लिखेंगे अपन। तो इसमें लिखेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। डैश लगा के छोड़ेंगे। पहली अवधारणा, पहला पॉइंट, पहली अवधारणा पहला पॉइंट। चलिए सुनिए तो पहली अवधारणा क्या कहती है इसकी। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की फर्स्ट अवधारणा क्या कहती है। पहली अवधारणा कहती है इसकी कि प्राथमिक तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण ए बी सी डी, ये जो है माध्यम के प्रत्येक कण है, ये नवीन प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। नवीन प्रकाश स्रोत मतलब ये खुद प्रकाश निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे कण हैं तो छोटे छोटे प्रकाश, कम प्रकाश निकालेंगे। और देखो बिंदुनुमा है तो जाहिर सी बात है इनके द्वारा जो निर्मित तरंगाग्र होगा वो गोलाकार तरंगाग्र होगा। कैसा तरंगाग्र होगा? गोलाकार तरंगाग्र होगा। ठीक है, तो हमारा मेन प्रकाश स्रोत था यस।
बिंदुनुमा है इसलिए बनाएगा गोलाकार तरंगाग्र, और गोलेकार तरंगाग्र के समान दूरी पर स्थित जो कण होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं, और समान कला में कंपन करने वाले कणों का पृष्ठ जो है वो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो ये समान कला में कंपन वाले कण है ए बी सी डी। हाइगेंस ने बताया ये जो कण है वो नवीन प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं, मतलब इनसे भी अब प्रकाश निकलेगा। अब छोटे छोटे कण हैं तो जाहिर सी बात है छोटा छोटा कम कम प्रकाश निकलेगा, यानी ये छोटा सा गोलाकार तरंगाग्र अपने चारों ओर बना लेंगे ऐसे इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। यहां पर लिखेंगे क्या वो सुन लो। पहले पॉइंट में लिखेंगे कि प्राथमिक तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नवीन प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और छोटी छोटी तरंगिकाएं उत्पन्न करता है जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नवीन प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और छोटी छोटी तरंगिकाएं उत्पन्न करता है जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया आवरण या पृष्ठ द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया आवरण या पृष्ठ द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि प्राथमिक तरंगाग्र जो है जिस वेग से आगे की ओर बढ़ता है द्वितीयक तरंगाग्र भी उसी वेग से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फिर से सुन लीजिए तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि प्राथमिक तरंगाग्र जिस वेग से आगे की ओर बढ़ता है द्वितीयक तरंगाग्र भी उसी वेग से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फुल स्टॉप। तो ये था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। सबसे पहले ये चित्र बना देना है। हमारा प्रकाश स्रोत यस था, बिंदुनुमा है तो जाहिर सी बात है गोलाकार तरंगाग्र बन रहा होगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। गोलाकार तरंगाग्र पर ये माध्यम के कण स्थित है ए बी सी डी। इनको ये भी नवीन प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे, छोटे छोटे हैं इसलिए छोटे छोटे गोलाकार तरंगाग्र बना रहे होंगे और छोटी छोटी तरंगिकाएं A1 B1 A डैश B डैश C डैश उत्पन्न कर रहे हैं। इनको स्पर्श करते हुए खींच दिया एक पृष्ठ, जैसे वो कहलाएगा द्वितीयक तरंगाग्र और अंदर वाला कहलाएगा प्राथमिक तरंगाग्र। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले ये चित्र बनाना है उसमें, फिर इसमें लिखेंगे कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्राथमिक तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण छोटी छोटी तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। फिर से सुन लीजिए, प्राथमिक तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नवीन प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और छोटी छोटी तरंगिकाएं उत्पन्न करता है जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है इनका कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए खींचा गया आवरण या पृष्ठ द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। तीसरा पॉइंट इनका कहता है कि प्राथमिक तरंगाग्र जिस वेग से आगे की ओर बढ़ता है द्वितीयक तरंगाग्र भी उसी वेग से आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फुल स्टॉप। तो ये था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, मोस्ट आईएमपी टॉपिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत। नेक्स्ट टॉपिक है कला संबद्ध स्रोत। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं वो सुन लीजिए। ऐसे स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान हो और कलांतर उनके चलने का तरीका वो नियत हो या शून्य हो। फिर से सुन लीजिए, कला संबद्ध स्रोत। फिर से सुन लीजिए, ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां एक समान तथा कलांतर नियत अथवा शून्य हो। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कला संबद्ध स्रोत की परिभाषा। ऐसे प्रकाश स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहा जाता है जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां एक समान हो तथा कलांतर नियत अथवा शून्य हो। फुल स्टॉप। ठीक है, अब कहेगा कला संबद्ध स्रोत होने की शर्तें बताइए। कला संबद्ध स्रोत होने की शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है? तो जो परिभाषा में है वही शर्तें हैं। पहली शर्त है कि
उनसे निकलने वाली प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां एक समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कलांतर नियत अथवा शून्य होना चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। पहली शर्त है कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है उनकी कि कलांतर नियत अथवा शून्य होना चाहिए। तो ऐसे स्रोत क्या कहलाएंगे? कला संबंध स्रोत। मान लीजिए दो एक जैसे बल्ब हैं या तीन एक जैसे बल्ब हैं, मान लो 100 वाट के 3 बल्ब हैं, तो उनसे जो प्रकाश निकलेगा लगभग एक जैसा ही निकलेगा, तो वो कहलाते हैं कैसे? कला संबंध स्रोत। ऐसा नहीं करना एक 100 वाट का है, एक ले लिया 20 वाट का, एक 50 वाट का, तो उनसे जो प्रकाश निकलेगा वो अलग अलग आवृत्तियों वाली होगा और कलांतर भी नियत अथवा शून्य नहीं रहेगा उनका। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कला संबंध स्रोत। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। चलिए, ये सिद्धांत कहता क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? ये दो या दो से अधिक तरंगों के लिए है। मान लीजिए माध्यम का कोई बिंदु है, यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दिया, मान लो ए नाम दिया। इस पर बहुत सारी तरंगे आना चाह रही हैं इस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ से कोई तरंग आई ऐसे इस रास्ते के द्वारा यहाँ पर पहुंची, ऐसे इधर से कोई तरंग आई इस रास्ते के द्वारा यहाँ पर पहुंची, यहाँ से कोई तरंग आई इस रास्ते के द्वारा यहाँ पर पहुंची, इधर से कोई तरंग आई यहाँ पर पहुंची, इधर से कोई तरंग आई यहाँ पर पहुंची। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन, मतलब टोटल जो विस्थापन हुआ होगा, परिणामी विस्थापन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। फिर से सुन लीजिए, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, विस्थापन की बात कर लें। विस्थापन हमें पता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। मान लो यहाँ से ये प्रकाश तरंग निकल रही है और यहाँ पर पहुँच रही है, तो विस्थापन ये होगा, बिल्कुल सीधी लाइन, ये विस्थापन कहलाएगा इसका। ये इनका रास्ता है, इस रास्ते के द्वारा जा रही है, वो सबसे ज़्यादा वो दूरी है, ये विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, मान लो इस तरंग का विस्थापन है y1, इस वाली तरंग का ये रास्ता है, लेकिन विस्थापन ये होगा, इसका विस्थापन है y2। इसकी बात कर लें, इसका विस्थापन है y3, इसका विस्थापन है मान लो y4। ऐसे ही ये मान लो NV तरंग है और इसका विस्थापन है yn। बहुत सारी तरंगें हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या कि सदिश योग के बराबर होगा परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैट 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 डैश प्लस yn, किसके? सदिश योग के बराबर, इस तरीके से वेक्टर। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन, टोटल विस्थापन, उनका परिणामी विस्थापन अलग अलग विस्थापनों के, उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, फिर से सुन लीजिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन, टोटल विस्थापन, उनका परिणामी विस्थापन अलग तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, ये परिभाषा। अब इसके नीचे लिख देंगे, माना कि स्मॉल n तरंगें, माना कि स्मॉल n तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, जिनके विस्थापन क्रमशः y1, y2,
कामा y3 कामा डैट डैट डैश yn हैं, तब अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन नीचे लिख देंगे y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैट डैट yn तक। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले अध्यारोपण के सिद्धांत, इसकी परिभाषा लिख देंगे कि जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, माना कि स्मॉल n तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं जिनके विस्थापन क्रमशः y1, y2, y3 डैट डैट डैश yn हैं, तब उन तरंगों का परिणामी विस्थापन अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैट डैट डैश yn। खत्म। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने पढ़ा है पहला टॉपिक हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, दूसरा टॉपिक कला संबंध स्रोत और उसकी शर्तें, तीसरा टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आप लोगों का काम है इतना याद कीजिए, सबसे पहले छोटी छोटी सी परिभाषा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। अपन अब आगे बात करने वाले हैं व्यतिकरण क्या होता है, फिर विवर्तन क्या होता है, फिर दोनों में अंतर क्या होता है, फिर आगे धीरे धीरे ध्रुवण तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।